Good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history, theme 10, chapter 10, displacing indigenous people. In this chapter, today we will try to read about your chapter, about your topic, Australia. ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा महाद्वीप, ग्लोब पे अगर आप इसको देखें तो ग्लोब के दक्षिण पूरब में एक महाद्वीप आपको दिखेगा जो पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लोग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नेटिव्स, जिन्हें एबोरिजिनीज कहते थे, इन लोगों का मानना था कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में आज से 40,000 साल पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये लोग न्यू गिनी से एक लैंड ब्रिज के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया आए, लेकिन नेटिव्स की अपनी परंपराओं में, नेटिव्स के अपने फोक माइथॉट्स में ये लोग कहीं से आए नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के ही मूल निवासी थे। साउथ अमेरिका की तरह ही, अमेरिका की तरह ही इनका भी एक लंबा इतिहास है। बीती सदियों में यहाँ पे ड्रीम एरा के रूप में जानी जाती है। यदि ड्रीम एरा को समझना हो कि क्या मतलब होता है इस ड्रीम एरा का, ड्रीम पीरियड का, तो ऐसे समझिए कि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इससे अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था, क्योंकि ये लोग क्लियर नहीं कर पाते थे कि क्या सही है और क्या गलत। 18वीं सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के लगभग 350 से 750 तक के समुदाय थे। 350 to 750 local communities they habited in Australia. They have their different culture, they have their different languages. जिसमें से आज भी 200 लैंग्वेजेस प्रैक्टिस में है। देसी लोगों की एक और विशाल समूह नॉर्थ में रहता था, टॉरस स्ट्रेट के लोग कहते थे इनको, जो टॉरस स्ट्रेट के आसपास रहते थे। एबोरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था जो नॉर्थ में रहते थे, क्योंकि माना जाता था कि वो कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं, एक अलग रेस के हैं। 205 में ऑस्ट्रेलिया में जो सेंसस डाटा कलेक्ट किया गया, उससे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की जो नेटिव पॉपुलेशन है वो 2.4% ही बची है, जो कभी ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या होती थी, आज केवल 2.4% है। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन भी एक जगह नहीं, स्पार्सली है, इधर उधर छितराई हुई है, फैली हुई है। ज़्यादातर शहर ऑस्ट्रेलिया के, यदि आप ग्लोब पे देखें तो ग्लोब पे आपको ये शहर किधर दिखेंगे? सब कोस्टल रीजन में ही दिखेंगे, तटवर्ती इलाकों में ही इनके क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय सेटलर्स, मूल निवासियों और ज़मीन के बीच आपसी रिश्तों का हिस्सा, ये कहानियाँ उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के किस्से से काफ़ी मिलता जुलता है। हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई, मूल निवासियों के साथ हुई। मूल निवासियों के साथ हुई इनकी मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके पूरे समूह के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण वर्णन से भरा हुआ है। कैप्टन कुक लिखता है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो नेटिव्स ने हमारा खूब स्वागत किया, लेकिन जब एक नेटिव्स के द्वारा कैप्टन कुक की हत्या हवाई आइलैंड में कर दी गई, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है हवाई आइलैंड। हियर आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट इट्स द फार अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हवाईयन आइलैंड दैट वाज द फार अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बट दैट एक्सीडेंट affected the relation between the native and the Europeans in Australia. कैप्टन कुक की हत्या हवाई द्वीप में हुई, ऑस्ट्रेलिया में नहीं।
लेकिन उसकी हत्या के बाद ब्रिटिशर्स जो थे उनका रवैया पूरी तरह से नेटिव के प्रति बदल गया, जैसा कि इसके पहले नहीं होता था। कॉलोनियल रूल की तरह उनके साथ, नेटिव के साथ व्यवहार किया जाने लगा पूरी तरीके से। अब इनके साथ एक ब्रूटल स्टेप उठाए जाने लगे। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बासिंदों ने खतरे की तरह देखा। वह यह अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं सेंचुरी के दरमियान जो डिजीज आए, जो वायरस आए, का असर भी उनके ऊपर पड़ा। एक तरफ तो वो अपनी ज़मीन कॉलोनियल या इंपीरियल पावर के हाथों खोते जा रहे थे, और दूसरी तरफ से बाहर से आए हुए डिजीज, बाहर से आए हुए ये वायरस एक पैंडेमिक के रूप में फैल के इनकी संख्या को ऑलरेडी कम करते जा रहे थे। बड़ी संख्या में मूल बासिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद कर दिया जब उसके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को हिंसा करने पर उतारू कर दिया। उनकी ज़मीनों पे जब दूसरे लोगों को बसाया जाने लगा, तब यहाँ पे एक लंबा संघर्ष हुआ, जिसमें मूल निवासियों ने ब्राज़ील के लोगों को यहाँ बसाए जाने का विरोध किया, और तब जाके एक लंबी लड़ाई के बाद यहाँ पे उनको बसाना बंद किया गया। ब्रिटिशर्स ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी जो कॉलोनीज थी में भी उन्होंने यही तरीका अपनाया था कि बाहर से लोगों को ले जाके अमेरिका में बसाया जा रहा था, और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने वही तरीका, वही अपना प्लान जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती सेटलर्स इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे, और उनके कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी गई थी। ऐसे लोग जो ब्रिटेन में क्रिमिनल थे, जो पनिशमेंट पाए हुए लोग थे, उन्हें पनिशमेंट के रूप में ऑस्ट्रेलिया में लाके छोड़ दिया गया था। ऐसे लोगों को ये कह के कि आप दोबारा ब्रिटेन वापस नहीं आएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने दिया जाएगा, स्वतंत्र रूप से आप वहाँ जीवन जी सकते हैं, ये रिटर्न में देने के बाद उन्हें वहाँ पे रहने के लिए छोड़ दिया गया। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में सेटलर्स की संख्या बढ़ने लगी। अपने क्षेत्र में इतने भिन्न भिन्न इलाकों से किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्हें खेती के लिए ली गई जमीन से मूल निवासियों को निकाल कर बाहर करने में कोई झिझक नहीं दिखाई दिया। ये लोग जो क्रिमिनल्स थे ब्रिटेन के, उन लोगों ने नेटिव्स के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया, उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल किया, हटा दिया, निकाल दिया, और उन्होंने अपनी यूरोपीय बस्तियों को वहाँ पर स्थापित कर लिया। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म, खाने, उसके पश्चात शराब बनाने के लिए अंगूर के बाग, गेहूं की खेती की लंबी अवधि में काफ़ी परिश्रम से विकसित हो पाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता को बुनियादी रूप दिया, एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया। और जब राज्यों को मिलाया गया 1911 में, तो ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी। इसके लिए बुल विट गोल्ड का नाम सुझाव दिया गया था। बुल विट गोल्ड नामक जगह को ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बनाने के लिए एक प्लान किया गया, लेकिन जल्द ही बुल विट गोल्ड की जगह कैनबरा, जो स्थानीय नाम कैनबरा से बना था, कैनबरा का अर्थ होता है काउंसिल प्लेस, एक सभा स्थल, कैनबरा को वहाँ की राजधानी बनाया गया। और आज इस कैनबरा, जो कैनबरा से बना था, आज ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे, उनके दास प्रथा से बहुत अंतर, उनको उनके काम करने के स्टाइल को देख के आप नहीं लगा सकते थे। आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग दास ही हैं, यद्यपि वो दास नहीं थे, उनसे फोर्सली काम लिया जाता था।
बाद में चीनी अप्रवासियों ने सस्ता श्रम मुहैया कराया, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ था। लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन घबराहट के चलते दोनों देश के गवर्नमेंट ने चीनी माइग्रेंट्स को प्रतिबंधित कर दिया। चीन से बड़ी संख्या में लोगों को लाके वहाँ बसाया जाने लगा। 1974 तक लोग के मन में यह भय घर कर गया कि दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो गहरी रंगत वाले लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उनकी बड़ी तादाद ऑस्ट्रेलिया में आ सकती है और इससे गोरों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए उन्होंने इनको बाहर रखने की ही पॉलिसी अपनाई। These all points was discussed by me in your previous class. When you will read the whole paragraph, then you can easily understand that what we studied in your previous class. Today I will explain the whole paragraph in Hindi because many more students who requested me that please sir teach us in bilingual. There is no problem. I will explain in Hindi and English both, but matter is that you have to write in English, so you should prefer in English. Okay, again I am going to read this whole paragraph. I hope you are getting understand that what I am teaching you before. As in the Americas, human habitation in Australia has a long history. The Aborigine, in a general name, given the number of the different societies speaking to arrival the continents over 40,000 years ago. They came from New Guyana, which was connected to Australia by a land bridge in the natives' traditions. They didn't come to Australia, but had always been there. The past centuries were called the dream era. Some things different for the Europeans to understand, since the distinctions between the past and the present is blurred. My dear, in this paragraph, author want to inform you that the natives' history is very vast. It came from ancient time. It may be possible that before 40,000 years ago, they reached Australia from Guyana. But in the folk mythos, the native believed that they were not migrants, they were the natives of Australia, the mainland. This differences, it is called the dream time for the Europeans because they don't know about the history. Between that history, that was the blood. So that's why this era is called the dream time. In the late 18th century, there were between 350 to 750 natives communities in Australia, each with its own languages. Even today, 200 of these languages are spoken. There is another large group, indigenous people living in the north, called the Torres Strait Islanders. The term Aborigine is not used for them, not used for these, as they are believed to have migrated from the elsewhere and belong to different race. Together, they make up 2.4% Australian population in 2005. My dear, author inform you about the population, the languages, the culture of the Aborigine who lived in these islands. Author clearly explained that the various communities of the natives who lived in Australia, it was 350 to 750. They had different languages, they had different type of cultures. Nowadays also 200 languages in practice. It is spoken nowadays also. There is another large group of indigenous people living in the north called the Torres Strait Islanders. The other groups who lived in North Australia, they called Torres Islanders. They never used the term Aborigine for them, for answer, because they felt that they were migrants from the other places. They were different race. Overall, the communities, overall the native communities who lived in Australia, according to the census data, according to the census data which was taken in 2005,
It was 2.5%, the whole population of Australia. In the second paragraph, author clearly informed. Third paragraph, the Australia is the sparsely populated and the most of the town were along the coast where the British first arrived in 1770s because the central region is very deserted. My dear, this is the Australian map. The story of the interactions between the European settlers, the native peoples and the land. Australia has many points of similarities to the story of Americas. Though began nearly 300 years later, the initial reports from Captain Cook and his crew about the encounters with natives are enthusiastic about their friendliness. There was a sharp reversal of the feeling on this part of the British when Cook was killed by natives, not in Australia but in Hawaii. As often happened, a single incident of this nature was used by the colonials to justify the subsequent act of the violence towards other people. In this paragraph, author wants to inform you that there is no vast difference between the Australia's native peoples and the American native peoples. They were equally treated by the Europeans in their continents. One most important incidents or accidents which author want to share with you, that is the Captain Cook's murder. Even Captain Cook was murdered in Hawaii Island, but their responses we had seen in Australia. The Australians, natives, they were treated as a brutal by the Europeans. The relation between them that was suddenly changed. Even the Captain Cook explained in the book or what he wrote that the nature of the natives that was the very friendly with us, but after the death of the Captain Cook it was suddenly changed. This point is explained by author in this paragraph. My dear, the third paragraph, they didn't foresays that the 19th and 20th centuries, nearly 19% of them would be the exposure of germs while lost their land and resources, and the battle against the settlers. The experiment of settling Brazil, my dear, in this paragraph, author clearly explained about that the land that was captured by the settlers. And second, that was pandemic that came from the Europeans in Australia, and it directly affected the life of the natives. A huge amount of the natives, they were killed by these pandemics, by these diseases, by these germs, and that's result they अपनी जमीन से हाथ धोते जा रहे थे. Their land was captured by them, Europeans. Them it means Europeans. And second more thing which is important, that the criminals who lived, the criminals or prisoners who were migrated from Britain to Australia, they were forced that if you will not return back, if you will not return England, if you would habitate himself in Australia, then we free you, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे. और ऐसा ही हुआ. ये लोग जो क्रिमिनल्स थे, इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में नेटिव्स को डिस्प्लेस किया और फिर उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया. These all points discussed by me. Now we have to focus the next point, the wind of change. The wind of change, that is a very important point, wind of change. In these points we will try to understand what happened with the natives. बदलाव की लहर, wind of change it means बदलाव की लहर. इस टॉपिक में हम कई सारी चीज़ों को देखेंगे, किस तरीके से बदलाव हो रहे थे. कहता है कि 1968 में एक
एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे WEH स्टेनर। WEH स्टेनर ने एक व्याख्यान दिया, एक अपनी आर्टिकल पढ़ी, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियाओं की चुप्पी। इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी इस आर्टिकल में, इस व्याख्यान में बताई गई थी। 1917 की डिकेड्स में उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की लोगों के मन में इच्छा जागृत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, इन चीज़ों को जाना जाए। उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट की क्यूरियोसिटी में रखा गया। अब वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की क्यूरियोसिटी में आ चुके थे, बल्कि विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदायों के रूप में भी प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनको देख रहे थे। एक ऐसी कम्युनिटी के रूप में जिनको नेचर का अच्छा ज्ञान हो, एक ऐसे कम्युनिटी के रूप में जिनको इन्वायरमेंट का अच्छा ज्ञान हो, ऐसे समुदाय के रूप में समझना था, जिसके पास अपनी कथाएं, अपनी कला, चित्रकारी, हस्तशिल्प, कौशल का विकास, उनका विशाल भंडार, उनका अपना लिखने का तरीका, उनकी अपनी पेंटिंग स्टाइल, ये सब उनकी अपनी विशेषताओं को बता रहे हैं। जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, प्रभावशाली पुस्तक वाई वरंट वी टोल्ड में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। वाई वरंट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया। इस बुक में हेनरी रेनॉल्ड्स ने उन बातों को रखा, उनकी समृद्ध परंपराओं को, नेटिव्स की समृद्ध परंपराओं को बताने का प्रयास किया जो महत्वपूर्ण थी। इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन की उस जो तरीके थे उसकी निंदा की गई, भर्त्सना की गई थी। इसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में मानी जाती थी। इसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना हुई। कई सारी आर्ट गैलरीज में देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई। फोक कल्चर को समझाने वाले कल्पनाशील तरीके से अच्छे कमरे संग्रहालयों में उनकी जगह बनाई गई। मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहास को लिखना शुरू किया। यह सब एक अद्भुत प्रयास था। यह प्रयास समय रहते हुए शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृतियों को अनदेखी बदस्तूर जारी रहती, हमेशा जारी रहती, तो इस समय तक काफ़ी कुछ विस्मृत के गर्त में जा चुका होता। हम बहुत कुछ भूल चुके होते, हम ऑस्ट्रेलियन संस्कृति के बारे में बहुत कुछ गंवा चुके होते। 1974 में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राज की नीति रही, जिससे मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोपीय तथा एशिया के अप्रवासी जो माइग्रेंट्स थे की भांति की संस्कृतियों को समान आदर दिया गया। वहाँ पे दोनों लोगों को समान रूप से सम्मान दिया गया। कहता दिस हैज बीन वंडरफुल एफर्ट, इट इज आल्सो अकॉर्ड एट द क्रिटिकल टाइम because the native cultures had remained ignored by the time. Much of such culture would have been forgotten. From 1974, the multiculturalism has been official policy in Australia, which gave equal respect to native culture and the other different cultures of the immigrants from Europe and Asia. That is the very important things which policies accepted or adopted by the government, multiculturalism. And in this policy, government adopted the equal approach for every and each cultures of Australia. Even either it was native or it was immigrants, people's culture. तो इस तरह से 1917 के डिकेड्स में यूएनओ में एक शब्द सुनाई दिया, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के शब्द सुनाई पड़े। ऑस्ट्रेलियाई जनता को एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए जो उनके भूमि अधिग्रहण और औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया था। उनकी ज़मीनें बिना किसी पैक्ट के, बिना किसी समझौते के ही उनसे छीन ली गई थी। इसके अलावा
वो अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए, जो मिक्स ब्लड वाले लोग थे, उनके अधिकारों की भी बात वो करने लगे। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण बहुत सारी तहकीकात शुरू की गई, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों की जमीन के साथ जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है और इसका आदर किया जाना चाहिए। पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, पिछली गलतियों को हम मिटा तो नहीं सकते, लेकिन गोरी जो वाइट लोग हैं और रंग बिरंगे लोग हैं, जो वहाँ पे कलरिस्ट लोग हैं, कि अलग अलग रखने की कोशिश करने के साथ जो अन्याय किया गया, उनको डिफरेंट करने का, सेपरेट करने का जो प्रयास किया गया, वो उनके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अपनी गलती का उन्हें एहसास हो। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. When you will read this whole paragraph, you can easily understand that what I am saying you. My dear, in this whole topic, whole paragraph, the two most important things which you have to remember, that first anthropologist named W.E.H. Steiner, who entitled the Great Australian Silence, in this speech, he tried to explain the history of the native people who lived in Australia. And second things, you have to remember that the book which was written by a very famous scholar, Henry Reynolds, articulated in the powerful book, Why Weren't We Told? He condemned in this book the policy, the practices of the writing Australian history, as though that he began with the Captain Cook's discovery. And after these type of scholars, when they put it on such type of questions, anthropologists must curious that we have to know, we have to nurture the culture of the natives. Different type of museums, the various museums, art galleries, they provide some place for them, for the natives' history. Since the universities department have been instituted to study the natives' culture, galleries of the native to have been added, the galleries, museums have been enlarged to incorporate the dioramas, imaginatively designed rooms explains the native culture, and the native have begun writing their own life histories. This has been wonderful effort. It has also occurred at the critical time, because of the native cultures had been reminded, ignored by the time. Much of such culture would have been forgotten. From 1974, the multiculturalism policy which was adopted by the government, in this policy it is clearly explained that we have to treat the aberrant, we have to treat the aberrant, each culture is equal against constitutions of Australia. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. अब लोगों को एहसास होने लगा था कि उन्होंने क्या गलती की है. इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है. इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स को कवर किया. आप पूरे टॉपिक को देखें तो ये पूरा टॉपिक आपको दिख जाएगा. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे. गुड बाय.